हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी। क्लास 6 का हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी देखेंगे, पूरा सीटेट के लिए देख रहे हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है उसका नाम है हमारा पर्यावरण। देखो, हमारा पर्यावरण जो है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि की प्रदान करता है। देखो, पर्यावरण क्या होता है? हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण के घटक देखो, प्राकृतिक जो घटक है हम पर्यावरण के, जल जिसको जलमंडल कहते हैं, वायु जिसको वायुमंडल कहते हैं, स्थल जिसको स्थल मंडल कहते हैं, और चौथा जो है सजीव जिसको जैव मंडल कहते हैं। मानव जो है एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, मतलब यही तो मानव है, यही मानव के बारे में है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते। कौन बनाते? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी ठोस, परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। देखो, पृथ्वी की जो ठोस, परपटी या कठोर जो ऊपरी परत होता है उसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किससे बना है? ये चट्टान और खनिजों से बना हुआ है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। यह जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। ये जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर, देखो, पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। देखो, ये क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी के चारों ओर फैली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। अगला जो है, ये पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। परितंत्र देखते हैं हम। परितंत्र क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः देखो, प्रायः जो है ना, वो प्रायः क्या होते हैं? प्रायः वे एक दूसरों पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण का बीच संबंधी परितंत्र का निर्माण करता है। वन, घास स्थल, रेगिस्तान स्थान, जो मतलब रेगिस्तान हो गया, और पर्वत हो गया, झील, नदी, महासागर परितंत्र के उदाहरण है। तो ये पहला चैप्टर था, इसमें कुछ खास नहीं था। मैंने इसका क्वेश्चंस वगैरह पहले ही करा दिया, आपने उसको वो भी देख लीजिएगा मैराथन वीडियोस में। अब हम देखते हैं सेकंड जो है हमारी पृथ्वी के अंदर, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह, हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। हमेशा देखो चक्कर लगाती रहती है। इसके अंदर व बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर व बाहर क्या होता है? निरंतर परिवर्तन जो है वो होता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, देखो, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है ना, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो इसका हिस्सा है भूपर्पटी है, फिर दूसरा जो है मेंटल है, और तीसरा जो है आंतरिक क्रोड है। पहला क्या है? भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्या है? आंतरिक क्रोड। अब इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में ही पूछ लेता है क्वेश्चन। भूपर्पटी, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह महाद्वीप के सतह के नीचे 35 किलोमीटर तक है, और ये सिलिका एल्यूमिनियम से बना है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इसको शॉर्ट में सियाल कहते हैं। और ये महाद्वीप के सतह से के नीचे से 15 किलोमीटर है। मतलब ये खनिजों से बनी हुई है, मतलब ये खनिजों से बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिना से, एल्यूमिनियम जिसको कहते हैं। और महासागर सतह के नीचे 5 किलोमीटर तक है। महासागर के मतलब नीचे ये 5 किलोमीटर तक है। सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसे सीमे कहते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं? ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी, इसको सीमे कहते हैं। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। ये मेंटल की बात हम कर रहे हैं। परपट्टी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और इस किससे बना हुआ है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीमे बोलते हैं, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। इसकी जो सबसे देखो लास्ट में इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह निकल और लोहे से बनी हुई है। इसे निफे कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। ये निकल हो गया और ये हमारा लोहे का हो गया। फिर तो लोहे की बनी, इसलिए इसको निफे कहते हैं। और ये इसकी जो त्रिज्या है लगभग 3500 किलोमीटर है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा है पर्पटीय। देखो, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा जो है वो पर्पटीय है। 84 मतलब 84% मेंटल, और 15% जो है हिस्सा जो है क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अभी मैंने आपको पहले भी
क्लास 6 के क्लास में भी बताया है कि 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। शैल, अब देखो शैल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बना है। पृथ्वी की परपटी जो है अनेक प्रकार के शैलों से बना है। शैल 3 प्रकार की होती है। शैल कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आग्नेय शैल, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। ये कैसे बनती है? मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट मसाले तथा चूर्ण ग्रेनाइट से बने होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट मसाले किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट मतलब जो होते हैं मसाले तथा ग्रेनाइट जो होते हैं इससे बने होते हैं आग्नेय शैल से। बेसाल्ट दक्कन पठार, देखो बेसाल्ट जो है ना, दक्कन के पठार बेसाल्ट शैलों से बने हैं। फिर से देखो, अगर आपसे पूछ लिया दक्कन का पठार किससे बना है तो बेसाल्ट शैलों से बने हुए हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल जो है 2 प्रकार, अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी 2 होती हैं। अब अवसादी शैल देखते हैं। प्रकृति के कारकों द्वारा शैल के किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और दबकर कठोर होकर शैल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, रेत हो गया, मतलब रेत के दानों से बना। दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। दिल्ली का लाल किला किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर से। कायांतरित शैल, कायांतरित शैल से बहुत क्वेश्चन पूछता है। आग्नेय व अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछता है, आग्नेय व अवसादी शैल जो है उच्च ताप और दाब के कारण किसमें परिवर्तित होते हैं? तो कायांतरित शैल में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर। देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा। कायांतरित शैल का उदाहरण संगमरमर है, तो हाँ ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल जो है वो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। तो ये जीवाश्म के बारे में है। अगला हमारा 3rd चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थली मंडल प्लेट कहते हैं। देखो स्थल मंडल जो है ना अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडली प्लेट कहती है। ये प्लेट हमेशा घूमती रहती है। ये प्लेट जो होती है हमेशा घूमती रहती है। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने की गति के कारण घूमता रहता है। मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है ना वो पिघल गया है, इसके कारण ही ये गति करता रहता है, यानी घूमता रहता है। धीमी गति से चारों ओर धीरे धीरे घूमता रहता है। अब ज्वालामुखी प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्यजनक मतलब जनक क्या बोलते हैं। कि देखो बहिर्जनक मतलब बाहर, आप इस तरह से याद रखिएगा। ये वृत्तीय रूप में होते हैं, मतलब ये वृत्तीय रूप में अंतर्जननीय बल कभी कभी आकाश में गति उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी आकाश में गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूपर्पटीय पर ऐसा एक छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे मतलब जो पदार्थ होते हैं पिघले हुए होते हैं अचानक से निकल जाते हैं। अब भूकंप के बारे में देखते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। देखो स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। यह कंपन क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इसको भूकंप ही कहते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। देखो यहाँ इसका भूकंप ये पूछेगा, उद्गम क्षेत्र वगैरह पूछता है इसमें। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उद्गम। उसको क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। अधिकेंद्र का क्या होता है? उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3। पहले मतलब पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे। दूसरा जो है एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे। एल तरंगे यानी अथवा पृष्ठीय तरंगे। इसके 3 तरंगे आ गए। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे हो गए। दूसरा जो है एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे। एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे हो गई। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपी तरंगे कहते हैं। भूकंप तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। आपसे यही पूछ लेता है भूकंप तीव्रता किस पे मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। देखो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी क्या कहा जाता है? मतलब इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? भूकंप का। अब मुख्य स्थलाकृति हम लोग देखते हैं पृथ्वी की सतह पर। देखो पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। देखो अपक्षय की क्रिया पूछ लेगा कैसे होती है? तो पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से होती है। भूदृश्य पर जल, वायु एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला क्षय को अपरदन कहते हैं। अपरदन किसको कहते हैं? भूदृश्य पर जल, वायु, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं।
वायु जल अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। नदी, देखो नदी हो गया, नदी के जल दृश्य मतलब नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी के खड़े ढाल व स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जो वाटरफॉल होते हैं ना, इसी तरह बनते हैं। जब नदी मैदान क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे विसर्प कहते हैं। देखो ये भी पूछ लेगा, जब नदी क्षेत्र मतलब कि क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है, प्रवेश करती है, वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, विसर्प कहते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार, विसर्पों के जो किनारे होते हैं उसके लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिर निकट आते जाते हैं, विसर्प लूप के सिर जो है निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप जो है नदी से कट गए मतलब जाती है, एक अलग झील बनाने लगती है, जिसे चाप झील कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिसे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के जो उत्थित तट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तटबंध कहते हैं। नदी जो है अम्ल धाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी जो है अम्ल धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण करती हुई मुहाने के अवसादों पर संग्रहक से डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ देखो, समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इनको समुद्री गुफा भी कहते हैं। देखो समय के साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटी मेहराब कहते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तटी मेहराब किसको कहते हैं। देखो इन जो समुद्री गुफा होते हैं उसके बाद इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटी मेहराब बनते हैं। मतलब क्या बनते हैं, तटी मेहराब। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। मतलब देखो लगातार अगर अपरदन होगा तो छत को तोड़ ही देगा, जिससे केवल दीवारें बचती हैं, जिसे स्टैक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को भी समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्र भृगु कहते हैं, मतलब कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तट को समुद्री भृगु कहते हैं। हिमनद किसको कहते हैं, हिमनद। जो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती, छोटे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन क्या होता है, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान आप छत्रक के आकार शैल के देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। जिनको क्या बोलते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है, छत्रक शैल कहते हैं। देखो पवन चलने से रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती। पवन जो है ना चल मतलब हमेशा ऐसे चलती रहती, गति करती रहती, तो रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर क्या होता है, ये रेत जो है गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती। इनको बालू टिब्बा कहा जाता है। तो बालू टिब्बे का निर्माण पूछ लेगा तो इसी तरह आप लोग बताइएगा। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएश कहते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं, लोएश। अब हम अपना चौथा चैप्टर देख रहे हैं, वायु के बारे में देख रहे हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। हमारी पृथ्वी जो है ना, ये मतलब कि ओर से घनी चादर से घिरी हुई, मतलब किससे घिरी हुई है, वायु। जैसे ये पृथ्वी हो गई हमारी, ये आप में मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी, और ये वायु से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में मतलब कि ये जो एक्चुअल में है वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% है। देखो सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में अगर आपसे पूछ लेगा तो आप लोग याद रखिएगा। देखो हमने बचपन में भी इसको पढ़ा है। नाइट्रोजन जो था ना, यहाँ पे 78% होता था, फिर ऑक्सीजन होता था, फिर अन्य गैसें होती थी। जैसे अन्य गैसें में देखो हमें क्या देख लेते हैं, ऑर्गन हो गई 0.093%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और बाकी अन्य सभी गैसें जो होती हैं। लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का याद रखिएगा, ऑक्सीजन 21% होता है, वहीं अगर नाइट्रोजन पूछेगा तो 78% होता है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की।
ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वृक्ष वगैरह लगाओ, वृक्ष वगैरह नहीं काटना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। जैसे हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। जो वो जैसे हरे पादप मतलब जो हो गए पेड़ पौधे, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। मनुष्य और पशु जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे क्या होता है, संतुलन जो है वो बना रहता है। ऑर्गन देखो, ऑर्गन जो है ना, ऑर्गन जो है एक रासायनिक तत्व है, यह एक निष्क्रिय गैस है। कुछ अन्य गैस भी जैसे हीलियम, हाइड्रोजन आदि। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है गुब्बारे में कौन सा गैस भरा होता है, तो हीलियम जो होता है ना, ये गुब्बारों में भरा होता है। अब हम वायुमंडल की संरचना देखते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। देखो, पृथ्वी की सतह से आप क्षोभ मंडल सबसे पहले याद रखना, छोड़ो याद रख लो ना, तो उसमें क्षोभ आ जाएगा, तो आप ये पहला ही परत लोग भूल जाते हैं, क्षोभ मंडल। यह परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। हम इसी में मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज, देखो पहला जो था मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में, ये पूछ लेगा। और हवाई जहाज वगैरह जो उड़ती है उस मतलब कि कौन से मंडल में उड़ती है, तो समताप मंडल में उड़ती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये मतलब इसमें कौन सी परत होती है, ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जैसे पैराबैंगनी किरण हो गई, उससे हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल को देखते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो पिंड होते हैं ना, इसी परत में आने पर जल जाते हैं। ये क्वेश्चन एकदम पूछता है, उल्का पिंड जो होता है किस परत में आने पर जल जाता है, तो मध्य मंडल में ही आने पर जल जाता है। बाह्य मंडल देखो, हम लोग इसको देखते हैं। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है। देखो, आयन मंडल इसी परत का भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए पूछेगा कौन सा है, तो आयन मंडल या फिर वायुमंडल आप बोल सकते हैं। इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में जो है ये क्या होता है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर मतलब परिवर्तित कर दी जाती हैं। अब बहिर्मंडल जो लास्ट मंडल मतलब इसका है वायुमंडल का भाग, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। इसमें जैसे हल्की गैसें हो गई, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, यहीं से मतलब अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। यहीं से मतलब गैसें ये जो हैं ये तैरती रहती हैं। मौसम एवं जलवायु। मौसम जो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तापमान जो देखो, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। तापमान किसको कहते हैं, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को क्या बोलते हैं, तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान ऋतुओं के अनुसार बदलता है। मतलब वायुमंडल का तापमान जो है वो ऋतुओं के अनुसार बदलता है। देखो, आतपन से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उस आतपन कहलाती है। देखो, सूर्य मान लीजिए हमारा सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गया, तो यहाँ से जो आती है ना ये ऊर्जा, उसको रोक लेती है पृथ्वी, उसको आतपन कहते हैं। आतपन जिसको सूर्यताप भी कहा जाता है की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं। इसी कारण नगर के भीड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि शहर वगैरह में बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु कंक्रीट से जो बने भवन होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। देखो, अगर आपने देखा होगा गांव में जो मिट्टी वाले घर होते हैं और जो वो ईंट वाले घर होते हैं, मिट्टी वाले जो घर होते हैं ना वो मतलब गर्मियों में कम गर्म होता है, लेकिन जो ईंट वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा
गर्म होता है। तो इसी कंक्रीट से बने भवन जो है वो गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है, मतलब रात के समय में यह ऊष्मा जो है वो मुक्त हो जाती है, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वायु दाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, इसलिए मतलब इसका अनुभव हम लोग नहीं करते, इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है। ये याद रखना, वायु का दाब सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। वायुमंडल, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु जो है तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब का क्षैतिज विवरण जो है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तप द्वारा प्रभावित होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। याद रखना, वायु कैसे चलता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा चलता है, यहाँ गमन करता है फिर चलता है, जो भी क्या हुआ। पवन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति को पवन कहते हैं। देखो, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो चलता है तो उसको उस गति को क्या बोलते हैं? पवन कहते हैं। पवन के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अस्थायी पवनें पूछ लेता है। अस्थायी पवनें जो होती है ना, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। अस्थायी पवनें कौन सी याद रखें? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। अस्थायी पवनें फिर से याद रख लीजिएगा। देखो, इधर से याद कर लो, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये दोनों क्या है? अस्थायी पवनें हैं। और व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी जो पवनें हैं ये अस्थायी वर्ष भर लगातार मतलब निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवनें, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। ये पवनें क्या करती हैं? विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जैसे कि बारिश के टाइम पे जो हवाएं बहती हैं, ये सब हो गई। स्थानीय पवनें वो होती है, ये पवनें किसी भी छोटे क्षेत्र वर्ष में दिन या किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर हो गया। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें, जिसको लू कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्थानीय पवनें के उदाहरण है ये सब। अब हम देखते हैं आर्द्रता किसको कहते हैं। आर्द्रता, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र कहते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं? आर्द्र कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं। जब वो जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो क्या कहते हैं? उसको शुष्क कहते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो मतलब जब जलवाष्प जो होता है, मान लो ये ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की बूंदें जो इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सके, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। मतलब कि जब ये बूंदें तैर नहीं पाती, भारी हो जाती हैं, तो ये मतलब बारिश होने लगता है, नीचे आ जाती हैं। वर्षा देखते हैं हम लोग। वर्षा, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण जो होता है वही तो वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होते हैं। वर्षा जल से ही प्राप्त होते हैं। क्रियाविधि आधार पर वर्षा को 3 प्रकार में बांटा गया है: शवनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। तो ये हमारा 4 चैप्टर तो हो गया। हम 5वां चैप्टर देखते हैं जल से हम देखते हैं जितने क्वेश्चन बच सकते हैं। पूरा फैक्ट पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन तो हमने इसके पहले कर लिया चैप्टर वाइज। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर, समुद्र पर नीचे गिरता है। ये जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर और वायुमंडल धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। देखो, जल जो है अपना रूप बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल धरती के बीच चक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसका जल चक्र ही तो बोलते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान, हमारी पृथ्वी जो है किसके समान है? थलशाला के। जो जल शताब्दी पूर्व उपस्थित वही आज भी मौजूद है। मतलब जो बहुत पहले उपस्थित था जल, वो आज भी उपस्थित है। जल का वितरण देखो, पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत सी जगह पे लोग सूखे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सब पानी जो है ना पीने लायक नहीं है, इसलिए। निम्नलिखित तालिका में जल का विवरण % दिया गया। महासागर, देखो महासागर का जो जल है ना 97.3%। बर्फ का जो है 2.0 है। भूमिगत जल है 0.68। झीलों का अलवर जल जो है 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो है 0.009। वायुमंडल नदियां जो है 0.001 है।
तो ये पूरी मिला के तब जाके 100% हुई। इसराइल, देखो इसराइल का जो ये क्वेश्चन पूछता है, इसराइल के मृत सागर में 350 ग्राम प्रति मीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लब कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता के कारण इस मतलब इसे संघनन बना देती है जिससे कोई डूबता भी नहीं है। लवणता जो है 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। देखो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 22 मार्च को विश्व जल के दिवस के रूप में मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण, महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे हो गई, ज्वार भाटा और धाराएं हो गई। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तरंगे, तरंगे होती है ना जो महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 20 मीटर तक की ऊंचाई वाली ज्वारी तरंगे उठ सकती है जिसे सुनामी कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सुनामी। अब ज्वार भाटा देखो, ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये क्वेश्चन हूबहू पूछता है, आप देखेंगे 2021 का प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, मतलब कि प्रीवियस ईयर में। ज्वार भाटा क्या होता है, मतलब महासागरीय जल का उठना गिरना मतलब नियमित रूप से 2 बार, तो इसको ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार, तथा जल नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। देखो याद रखना, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, जब नीचे आता है तो उसको भाटा कहते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह ज्वार भाटे आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य में देखो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी एक सीध में होती है जिसके कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। देखो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी जो होते हैं तीनों एक सीध में होते हैं जिसके कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बृहद ज्वार कहते हैं। चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है जिसके कारण निम्न ज्वार आता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ज्वार मतलब कि लघु ज्वार भाटा कहते हैं। इसको लघु ज्वार भाटा कहते हैं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दोनों हो सकती है। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहती है। देखो गर्म धाराएं देख लेते हैं हम लोग पहले। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम की जल धाराएं क्या हो गई, ये गर्म महासागरीय धाराएं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान भी जो होता है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठंडी महासागरीय ये ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होता है। ये लैब्राडोर, जैसे लैब्राडोर पूछेगा तो ये क्या है, ये ठंडी धारा। ये शीत महासागरीय धाराएं होती हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य, देखो यहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछता है मछली के लिए कौन सा मतलब कि स्थान बहुत ज्यादा सही है, तो जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है। अब हम 6वां चैप्टर देखते हैं, इसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसके बारे में देखते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखा के 10 मतलब देखो भूमध्य रेखा के 10 उत्तर से 10 दक्षिण के मध्य के भाग को कहा जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में जीवन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां हैं मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी देखो यह नदी कहाँ कहाँ पे बहती, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के भाग में मतलब प्रभावित होती है, यानी मतलब ये बहती रहती है। जलवायु, जलवायु अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म तथा नम जलवायु रहती है। यहाँ मौसम दिन व रात में एक समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा जो है वो होती रहती है। वर्षावन देखते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर संघनन वन उग जाते हैं। वह इतने संघनन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। वर्षावन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती। टूकन, गुंजन, देखो ये से पूछेगा, टूकन, गुंजन, पक्षी प्राणियों में बंदर, स्लॉथ जो है ना ये भालू के जैसा होता है। ये 17 घंटा डेली सोता है। चींटी खाने वाले और टेपियर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और स्लॉथ जो है ना ये अपने पूरे जीवन में पूरा 7 या 8 पेड़ पे अपना जीवन मतलब गुजार देता है। ये नीचे बस कब उतरता है, ये मतलब जब टॉयलेट वगैरह करना होता है तभी ये नीचे उतरता है, वरना ये उतरता नहीं, वो भी हफ्ते में 1 बार नीचे उतरता है। और ये उल्टा हमेशा उस पर लटक के सोता रहता है, बहुत आलसी है ये। ऐसे मेरे घर में भी बच्चे हैं, 1-2 मेरा भाई है वो भी बहुत आलसी है, बहुत सोता रहता है, उल्टा हमेशा सोता रहता है।
इसके अलावा सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और एवं बोआ आदि पाए जाते हैं। जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन समृद्ध है। वर्षावन के निवासी, वर्षावन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। यह मुख्यतः यहाँ का देखो, मुख्यतः को जो फसल है ना ये पूछ लेगा। टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद। यहाँ कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति है। मतलब यहाँ पे कौन सी है? कर्तन एवं दहन मतलब कृषि पद्धति है। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कशावा भी कहते हैं। मतलब इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसको कशावा भी कहते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। यहाँ के लोग पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक मतलब क्या हुआ, पहुंचना संभव हो गया, वरना हर जगह पे जाया नहीं जा सकता था। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी नदियां इसमें प्रभावित होती है, मतलब कि बहती रहती हैं। इनके मैदान देखो, इनके मैदान, पर्वत, गिरिपहाड़, डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। यहाँ की जलवायु मानसूनी। यहाँ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा नदी देखो, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है। जून 2014 को नमामि गंगे कार्यक्रम मतलब इसका भी स्टार्ट हुआ था। शूशु देखो, शूशु क्या है? एक प्रकार की डॉल्फिन है, जिसको अंधी डॉल्फिन होती है। मतलब कि शूशु जो देखो, याद रखना, शूशु जो है एक प्रकार की डॉल्फिन है और अंधी डॉल्फिन होती है जो गंगा नदी में रहती है। बेसिन, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है उसका मतलब वो उसका बेसिन यानी जल संग्रह कहलाता है। अब हम लास्ट चैप्टर देखते हैं, रेगिस्तान में जीवन। तो देखते हैं रेगिस्तान, यह एक शुष्क प्रदेश है जहां अत्यधिक उच्च अथवा निम्न ताप एवं विरल वनस्पति है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंड हो सकते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत में वो राजस्थान हो गया गर्म है, वही लद्दाख जो है ठंड है। भारत में गर्म रेगिस्तान जो है थार है और भारत में ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख को कहते हैं। विश्व का गर्म रेगिस्तान जो है वो सहारा है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एशिया का गर्म रेगिस्तान गोबी है। एशिया का सबसे गर्म, अगर एशिया का पूछेगा तो गोबी और विश्व का पूछेगा तो रेगिस्तान सहारा। भारत का गर्म रेगिस्तान क्या है? थार, जो राजस्थान में है। गर्म रेगिस्तान सहारा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ। देखो यही क्वेश्चन पूछ लेता है, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? तो 11। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मार्टिनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। तो ये कितने देशों से? 11 देशों से। सहारा मरुस्थल रेत, बालू की परत, बजरी के मैदान, नग्न मतलब बंजर भूमि जो होती है वो, नग्न शतन के उत्थित पठार, ये सतह जो है 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। अब सहारा रेगिस्तान, आज का सहारा रेगिस्तान एक समय देखो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो ये क्वेश्चन हमेशा आया, अभी 3-4 बार रिपीट हुआ है। आज का सहारा रेगिस्तान जो मतलब पूर्णतः एक टाइम था तो हरा भरा मैदान माना जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो गुफाएं उससे प्राप्त चित्र जो मतलब चित्र मिले हैं उसमें किसके किसके चित्र पाए गए? हाथी, शेर और जिराफ, शुतुरमुर्गे, भेड़, पशु, बकरियां, समांतर जानवर मतलब मिले। इनफैक्ट मछलियों के भी अवशेष मिले हैं। जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क में बदल दिया। मतलब ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये बदल गया। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। 57.7 किया गया था। जलवायु, सहारा रेगिस्तान जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा जो है ना ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ बादल रहित निर्मल
होता है। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा जो होती है तेजी से वाष्पित हो रहा है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति प्राणी जात कैक्टस, खजूर का पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ पर ऊंट, लगड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां, छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। मोरक्को में देखो, मोरक्को में क्या है, टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। इनके आसपास निवास करते हैं लोग खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप में पाए जाते हैं। तो ये क्लास 7 का ज्योग्राफी खत्म हुआ। ऐसे ही हम मतलब कि वन शॉट में हम 8th का भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मैराथन वीडियो देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।